3, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट नंबर 3 में बेटा टोटल 3 चैप्टर्स आपके पास आएंगे। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का नेम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बेसिक है। मैं आज आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि इन तीनों चैप्टर्स में रिलेशनशिप क्या है। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 इज इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ये बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है एंड डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, ये आपके बेटा चैप्टर है यूनिट नंबर 3 में। 3 चैप्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईईडी, अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो, सबसे ज्यादा वेटेज की यूनिट आपकी यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, बोर्ड में ये यूनिट 12 मार्क्स की आती है, नेशनल इनकम भी 10 मार्क्स की यूनिट है बेटा। तो सबसे ज्यादा यूनिट मार्क्स की यूनिट या वेटेज की यूनिट आपकी यूनिट नंबर 3 है, दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7, 8, 9। पहले तीनों चैप्टर्स के नेम लिखो, देन मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूं तीनों चैप्टर्स में रिलेशन क्या है। सर एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है। डन एवरीवन? यस और नो? अनम्यूट करके बताओ बेटा। डन यस सर। सर, आगे एक मिनट जरा, मुझे वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, एक मिनट। 1 सेकेंड बेटा, एक्चुअली मुझे वॉइस नहीं आ रही है आपकी, कुछ नेटवर्क इशू है, 1 मिनट रुकेंगे। बेटा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, विल कंटिन्यू विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट वेट करेंगे, एक बार इसे लिखो। बेटा, so in chapter number 7 is aggregate demand and related concept. Chapter number 8 is income determination and multiplier, and chapter number 9 is excess demand and deficient demand, also called inflationary gap or deflationary gap. Inflationary gap and deflationary gap. यस बेटा, तो बेसिकली ये तीनों चैप्टर्स कनेक्टेड कैसे हैं?
ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स में, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, इनकम डिटर्मिनेशन से पहले प्राइस डिटर्मिनेशन। सो लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन देखा था बेटा। तो इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन कहां होता है? वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट विद ईच अदर, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर जब आपने देखा था, आपने कहा था व्हेन डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विद सप्लाई कर्व देन इट क्रिएट्स अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहां पे हमारा माइक्रो का इक्विलिब्रियम आ गया था। लेकिन मैक्रो का इक्विलिब्रियम कहां आता है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम आता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं होते तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, जिसे आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तीनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? तीनों इंटर रिलेटेड कैसे है? अगर आप इन तीनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर की भी क्लास मिस करते हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट समझ ही नहीं आएगा। क्यों? वो मैं आपको अभी बता देता हूं। चैप्टर नंबर 7 में बेसिकली बेटा हमें क्या करना है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, एडी क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आप करोगे बेटा व्हाट इज कंजम्पशन, कितने टाइप्स की होती है, एवरेज, मार्जिनल, सब पढ़ेंगे। कंजम्पशन के बाद आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज सेविंग, सेविंग क्या है, कैसे करते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है। ये सारी की सारी टर्म्स अभी हम इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मतलब ये बेसिक चीजें स्टार्ट हो जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखी है बेटा, एडी, एएस, कंपोनेंट्स, कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। मैंने क्या बोला आपको? सिर्फ इसका मीनिंग देखना है, इसका रिलेशनशिप क्या है, कंपैरिजन क्या है। एडीएस से रिलेट नहीं करेंगे, सिंपल मीनिंग समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 सिर्फ आपका किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? चैप्टर नंबर 7 आपका बेस्ड है कॉन्सेप्ट्स पे, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बात समझ आई बेटा? यस और नो? चैप्टर नंबर 7 में आपको कुछ भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करना। एडी अलग पढ़ना है, एएस अलग पढ़ना है, कंजम्पशन अलग, सेविंग अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। सिर्फ मीनिंग और कंसेप्ट समझने हैं, उसको कैसे फिगर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसा होता है, सिंपल मीनिंग है। चैप्टर नंबर 7 सिर्फ आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे आप चैप्टर नंबर 8 पे आओगे बेटा, चैप्टर नंबर 8 में हम क्या करेंगे? रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। किसे कंपेयर करेंगे? जो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे हो। एडी को एएस से कंपेयर करेंगे, सेविंग को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे, सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब यहां पे चैप्टर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 7 की टर्म्स को कंपेयर करना है, रिलेट करना है। देन आफ्टर दैट जैसे आप चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओगे, आउटकम्स निकलेंगे बेटा। आउटकम मींस रिजल्ट, कि अगर आपने कंपेयर किया एडी को एएस से, तो अगर डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन, डिमांड कम है तो डिफ्लेशन, उसको कैसे ठीक करना है, उसके मेजर्स कैसे लिए जाएंगे, आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट उस केस में क्या कर सकती है, वो चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 7 में जिन कंसेप्ट्स को आप पढ़ोगे उन्हीं को चैप्टर नंबर 8 में रिलेट करोगे, और उन्हीं के आउटकम्स को और उनके रिजल्ट्स को और उनके करेक्टिव मेजर्स को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को 7 चैप्टर के कंसेप्ट ही नहीं पता, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा, और अगर रिलेट ही नहीं कर पाया उसे ये नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम्स क्या हैं, और जब प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होंगी तो उसके सॉल्यूशन तो ढूंढे ही नहीं जा सकते। इसलिए बेटा तीनों चैप्टर्स आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। समझ आ गया बेटा तीनों चैप्टर का रिलेशन? ये भी समझ आ गया कि अब ऑफ यस नहीं लिया जा सकता? यस और नो? यस सर यस यस। सर। ठीक है, कर लो नोट इसे। जैसे मैंने लिखा लिख दो आप। ये मीनिंग एंड कंसेप्ट बताता है, इसमें हम रिलेट और कंपेयर करते हैं, और ये आपके आउटकम्स के बारे में बताता है।
यस बेटा, शैल वी कंटिन्यू, करें आगे, अब कर दें इसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका फर्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। लिख लो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, लिखो बेटा। एग्रीगेट डिमांड refers to aggregate demand refers to the total value of final goods and services, the total value of final goods and services, the total value of final goods and services, total value of final goods and services which all the sectors of an economy, which all the sectors of an economy, which all the sectors of an economy, sectors of an economy are planning to buy, are planning to buy, are planning to buy, planning to buy at a given level of income, at a given level of income during a period of one accounting year, during a period of one accounting year, during a period of one accounting year, during a period of one accounting year। यस बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम नॉर्मल डिमांड की डेफिनेशन की बात करते थे, इंडिविजुअल एंड मार्केट, एक बार उसको समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a particular price during a given period of time। वहां पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात होती थी। यहां हम बात करें इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं बाय ऑल द सेक्टर्स। यहां पे आपने एक टर्म देखी है बेटा, सेक्टर्स। इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 नहीं होते बेटा, 4 होते हैं। कितने सेक्टर्स है इकोनॉमी में? 4 सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी के बेसिस पे पढ़ते हैं। क्लोज इकोनॉमी अलग मॉडल है, ओपन इकोनॉमी अलग मॉडल है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल सेक्टर्स कितने हैं, तो आप 4 सेक्टर्स बोलोगे। फर्स्ट सेक्टर कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड सेक्टर, यस बेटा, हाउसहोल्ड सेक्टर इकोनॉमी में जो खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमारे एक्सपेंडिचर कंजम्पशन नेचर के होते हैं। सेकेंड, फर्म्स, यस बेटा, फर्म के एक्सपेंडिचर किस नेचर के होते हैं? प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट क्या होता है बेटा? फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। लास्ट सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर, फॉर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। एंड फॉरेन सेक्टर जो खर्चा करेगा उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मींस X माइनस M। X मींस एक्सपोर्ट, M मींस इंपोर्ट। यही होता है बेटा, यस और नो? तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन कहती है इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, जब ये सेक्टर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए दे आर प्लानिंग टू बाय, when these sectors are planning to buy some goods and services, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं। मैं एक सिंपल सी आपको स्टेटमेंट बोलते हैं, टर्म बोलता हूं, उसको प्रूव करके दिखाओ बेटा। इज एडी इज इक्वल टू एई, क्या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा? इस कंडीशन को कौन बता सकता है बेटा कि एडी एई के इक्वल कैसे होगा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल कैसे होगा? यस, और कोई दिया के अलावा? सोचो बेटा, हाउ एडी
इज इक्वल टू एई। एडी एई के इक्वल कैसे है? ठीक है, और कुछ? अमन? सर सेम ही था, मतलब जितना डिमांड करेंगे उतना एक्सपेंडिचर करेंगे। जितना डिमांड करेंगे उतना एक्सपेंडिचर करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट में आप गए, आपने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, तो बेटा आपकी डिमांड कितनी थी? 10,000 की, तो खर्चा भी कितने का हुआ? 10,000 का। इसको देखो रिलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। एडी के कंपोनेंट्स होते हैं 4। एडी के 4 कंपोनेंट्स कौन से बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। यही है बेटा एडी के 4 कंपोनेंट्स। क्लियर हो गए चारों कंपोनेंट्स? कि इकोनॉमी में ये चारों सेक्टर्स जो खर्चा करते हैं उसी को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। इस टर्म में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, एडी के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर एवरीवन? सबको समझ आ गया? यस और नो? Yes, sir. यस Clear सर है। यस। अब याद करो अपने नेशनल इनकम चैप्टर के एक्सपेंडिचर मेथड को। एक्सपेंडिचर मेथड, इकोनॉमी में टोटल खर्चा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता था? फॉर्मूला बोलना एक बार। Private final consumption. Private final expenditure, consumption expenditure, Government government final final consumption, gross Gross domestic net फॉर्मेशन export, पहले लिख लिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड net नेट। export. यही फॉर्मूला था बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का। नेट एक्सपोर्ट। दैट मींस ए इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को सी लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज जी, नेट एक्सपोर्ट इज एनएक्स। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रिजल्ट क्या मिला बेटा? एडी इज इक्वल टू एई। ये बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एडीए के इक्वल कैसे होता है, क्यों होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया इसका कंसेप्ट नेशनल इनकम से रिलेट करके। यस बेटा, बताओ कोई डाउट है तो यहां तक? क्लियर एवरीवन? यस सर। yes, ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे आप कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डेफिनेशन के बाद लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट लिखो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख लो सी। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिखो सी। सेकंड लिखो बेटा, सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिखो आई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिखो आई, ब्रैकेट में लिख लो आई। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिखो जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख लो बेटा जी। एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट, ब्रैकेट में लिखो एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट ब्रैकेट में लिख लो बेटा एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है डिमांड का। अब आपको 3 टाइप की डिमांड समझ आ गई 11th 12th में पढ़ के। फर्स्ट हमने डिमांड पढ़ी थी बेटा इंडिविजुअल डिमांड। सेकेंड डिमांड, ये भी हम माइक्रो में पढ़ चुके हैं, दैट इज मार्केट डिमांड। आज एक लास्ट डिमांड हमने पढ़ी है बेटा एडी, एग्रीगेट डिमांड। चलो रेज योर हैंड जो इन तीनों का डिफरेंस बता सके। 2 माइक्रो के कंसेप्ट है, एक मैक्रो का कंसेप्ट है, तीनों आप पढ़ चुके हो, तीनों में डिफरेंस क्या है? यस बेटा, हैंड रेज करेंगे जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, और ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बताने के लिए। अमन शर्मा बता बेटा। सर इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है जो पर्टिकुलर पर्सन डिमांड करता है। ठीक है, और एक और पर्टिकुलर सर हाँ, और सर मार्केट डिमांड वो डिमांड होती है जो एक मार्केट की डिमांड होती है, मतलब पर्टिकुलर एक मार्केट की। और एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड होती है। ठीक है, अक्षित।
टोटल डिमांड, ठीक है। राशि? सर इंडिविजुअल डिमांड एक पर्सन की डिमांड होती है, मार्केट डिमांड जो है वो सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड को मिला के बनती है, और एग्रीगेट डिमांड सभी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्शन मिला के जो डिमांड होती है। ठीक है। ध्रुव राजपूत? सर इंडिविजुअल डिमांड वो होती है जो एक कंज्यूमर के अकेले की डिमांड होती है, और मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर्स की मिला के जो डिमांड बनती है वो होती है, और एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी की डिमांड होती है। तो सारे कंज्यूमर और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? सारे कंज्यूमर की डिमांड और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या हुआ? सर उसमें प्रोड्यूसर भी बताओ एक आता है। बात। भी होती है ना। दिया बताओ बेटा। सर शायद वो एग्रीगेट डिमांड में प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड करेंगे रॉ मटेरियल्स की, वो भी आ जाएगी शायद। सर एक बात मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं? के लिए जो थीम्स होती है। हाँ बता बेटा अमन। सर इंडिविजुअल डिमांड में हम सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और उसमें एक ही बंदा डिमांड करता है, और आपको मार्केट अगर डिमांड याद में हो, हम सिर्फ ठीक है अमन तूने ठीक बताया, मैं बताया तो आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझो। अगर आप डेफिनेशन देखो मार्केट डिमांड की, मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटीज नहीं, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी। जब कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी की डिमांड करता है, लेट्स से मोबाइल फोन, इंडिविजुअल डिमांड। बहुत सारे कंज्यूमर मोबाइल फोन की डिमांड कर रहे हैं, मार्केट डिमांड, कमोडिटी वही है। लेकिन जब कमोडिटीज वेरी करना स्टार्ट कर देती है, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, देन वी से इट इज अ एग्रीगेट डिमांड। सर मैं यही बता रहा था। हाँ वो देख पता चल गया था मुझे, ठीक बता रहा था तो। और आप सेक्टर्स को भी इसमें रिलेट करोगे, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टर्स की डिमांड को अगर मिला दिया जाता है तो वो बन जाती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। तो मेजर आज की क्लास में आपको देखो, इस पूरे चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स एक क्लास में नहीं कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है ये, और अगर हम एक एक करके टॉपिक समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास तक आप सबको एडी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स, बस इतना पता होना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लेना, देन इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ पूरा एडी समझेंगे ग्राफ के थ्रू, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अभी मैंने बता दिए 4 होते हैं, लेकिन हमें 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, तो 2 सेक्टर में एडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे हम एज्यूम करेंगे कि 2 सेक्टर, हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं क्योंकि 12th क्लास में पूरा 4 सेक्टर मॉडल नहीं पढ़ते हैं। नेशनल इनकम में भी हम ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। तो एडी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट कौन सा था अंकुर द्वारा बोल। सर? फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके सर। ओके बेटा। सर चलो अच्छे, मार्केट डिमांड में भी एक कमोडिटी सेम ही रहती है ना? सिंगल कमोडिटी होती है। ओके। ठीक है बेटा, लेफ्ट कर सकते हो।